हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी की तैयारी आपको करवा रहे हैं और यूजीसी नेट ज्योग्राफी में जो पहली यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी, हम उसको ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। उन सब के जो है वीडियो आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड। इट मीन्स हम स्टार्ट करेंगे आज क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर हम पढ़ेंगे इंसुलेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ के बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, फिर प्रेशर एंड विंड्स, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हम पढ़ेंगे एयर मासेस क्या होते हैं, फ्रंट्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन थॉर्नथवाइट, एंसो इवेंट्स, ला लीना, अल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन, मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर जैसे साइक्लोन है, थंडरस्टॉर्म है, टॉर्नेडोज हैं, हेलस्टॉर्म्स हैं, हीट एंड कोल्ड वेव्स हैं, ड्रॉट एंड क्लाउड बर्स्ट है, ग्लोफ है। ग्लोफ से तो आपका इस बार क्वेश्चन भी आया था, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट से क्वेश्चन बना था इस बार के जेआरएफ यूजीसी नेट में। क्लाइमेटिक चेंज, एविडेंसेस एंड कॉजेज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज इन द पास्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सॉरी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। तो इस एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखो, ओरिजिन के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारा एक अपना सोलर सिस्टम है और हर एक सोलर सिस्टम में अलग-अलग प्लैनेट्स होते हैं। उन प्लैनेट्स में अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है उनका अपना एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन हर एक जो एटमॉस्फेयर है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं जैसे अब वीनस का हो गया, या वो आपके बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं जैसे आपका मार्स का हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर लाइफ सपोर्ट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन जो है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, या नगण्य कह सकते हो, बहुत मिनिमम पाई जाती है, जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर का उद्गम कैसे हुआ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये माना जाता है कि अर्थ जो हमारी है वो 5 बिलियन ईयर्स एगो बनी थी, मतलब 5 बिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। और लगभग 500 मिलियन ईयर्स जो पहले, अगर शुरुआत के 500 मिलियन ईयर्स में देखें तो जैसा कि आप सभी को पता है जब अर्थ बनी थी तो एक आग का गोला थी, और जब आग का गोला होगी तो वो धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई। जब ठंडी हुई तो वहां से क्या हुआ, गैसेस और वाटर वेपर जो है वो रिलीज हुए फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सॉलिड अर्थ। तो पृथ्वी के अंदर से क्या हुआ, जो है वाटर वेपर और गैसेस रिलीज हुई, और इस प्रोसेस को कहा गया डिगैसिंग। इसको क्या कहा गया, डिगैसिंग। डिगैसिंग का मतलब होता है जो अंदर जो गैस भरी हुई थी उसको बाहर निकालना। तो गैस किसके फॉर्म में थी, गैस आपके वाटर वेपर के फॉर्म में थी। जब वो बाहर निकली तो इस प्रोसेस को कहा गया डिगैसिंग। और उस समय जब गैसेस बाहर निकली थी तो उनमें कौन कौन सी गैसेस थी, आपकी हाइड्रोजन थी, वाटर वेपर था, मीथेन थी, और आपकी आपके कार्बन के कुछ ऑक्साइड्स थे, ठीक है। तो ये कुछ गैसेस बाहर निकली थी जब अर्थ जो है कूलिंग प्रोसेस में थी, ठीक है। अब हुआ क्या, लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो द एटमॉस्फेयर प्रोबेबली कंसिस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन। और लगभग 3.5 वर्ष पहले तक जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें आ गई थी, आप हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई थी, वाटर आ गई थी, और नाइट्रोजन आ गई थी, ठीक है। तो ये सारी गैसेस लगभग आपकी बन चुकी थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। अब हम बात करें तो जो हाइड्रोस्फीयर है हमारा, वो हाइड्रोस्फीयर मतलब यह जैसे ओशियंस जो हमारे होते हैं वो लगभग 4 बिलियन ईयर्स से वो बन चुके थे ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर जब बनी थी ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस ऑफ द अर्थ, जब वाटर वेपर बनी तो वाटर वेपर का क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन से क्या बने, ओशियन का वाटर बना, और इसी को हमने कह दिया, क्या कह दिया, हाइड्रोस्फीयर। तो इस तरीके से हमारा जो हाइड्रोस्फीयर था वो एग्जिस्ट हुआ, वो सामने निकल करके आया। तो लगभग 1 बिलियन ईयर्स एगो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। अब हुआ क्या, देखो मैंने आपको क्या बताया
कि सबसे पहले कूलिंग प्रोसेस हुआ, कूलिंग प्रोसेस से क्या बना, वाटर वेपर बना। वाटर वेपर जब और ज़्यादा कूल हुआ तो उससे क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से क्या बन गया, हाइड्रोस्फीयर बन गया। अब हाइड्रोस्फीयर बनने के बाद में वहाँ पे जो कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जो आया था वो ब्लू ग्रीन एल्गी आया था। उसने क्या किया, सन की एनर्जी को यूज़ करके जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल था और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल था उसको कंबाइन करके क्या हुआ, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का निर्माण किया। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा गया फोटोसिंथेसिस। मतलब जो पहला जो आपका ऑर्गेनिज्म था वो ब्लू ग्रीन एल्गी था। उसने क्या किया, तो वाटर तो पहले से मौजूद था और कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद थी। उसको क्या किया उन्होंने, कंबाइन किया, किससे, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो उससे क्या हुआ, इसको कंबाइन करके तो वहां से एक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन से क्या बन गई, ऑक्सीजन बन गई। तो इस पूरे सोलर एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस को इन्होंने क्या कह दिया, फोटोसिंथेसिस कह दिया, या इसका नाम रखा गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो अब हुआ क्या कि भाई जब फोटोसिंथेसिस हुई तो ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा, और ऑक्सीजन का जब निर्माण होने लगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे वो उसने क्या किया, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी उसको एब्जॉर्ब किया, उसको एब्जॉर्ब करके उन्होंने क्या किया, एक ऑक्सीजन का सिंगल एटम बना लिया। अब यही सिंगल एटम क्या करेगा, अगेन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेगा, ओजोन बना लेगा। तो इस तरीके से ओजोन के मॉलिक्यूल्स क्या है आपके, ओजोन के मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट होने लगे। और जो जिसका क्या उनका काम क्या था, वो एब्जॉर्बिंग यूवी रेज, वो क्या करते थे, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से यूवी रेज जो ओजोन का निर्माण हुआ। और ओजोन का काम क्या था, वो जो हार्मफुल यूवी रेज थे उनको क्या करती थी, एब्जॉर्ब करने का काम करती थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर देखें तो 5 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी उस समय क्या थी, एक आग का गोला थी। ठीक है, तो उस आग की गोला जब वो ठंडा हुआ ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस ऑफ द अर्थ, तो वहां से क्या निकला, वाटर वेपर निकला, कुछ गैसेस निकली। तो इसी को कहा गया द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिगैसिंग। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन मिल गई आपको। ठीक है, और वाटर वेपर भी मिल गया वहां से। तो जब वाटर वेपर हुआ तो उसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से होकर क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा, वाटर से क्या बन जाएंगे, ओशियंस बन जाएंगे। अब उस ओशियन में क्या होगा, और ओशियन में आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, उसने क्या किया, सन की लाइट को यूज करके H2O और CO2 को कंबाइन करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाई, जिसको कहा गया O2। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा गया फोटोसिंथेसिस। अब O2 बन गई। अब O2 ने क्या किया, अगेन सन की लाइट को यूज करके एक फ्री ऑक्सीजन बनाई, और फ्री ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल था दोनों ने जुड़ करके क्या बना ली, ओजोन बना ली। ठीक है, अब ओजोन बन गई तो ओजोन ने क्या, उसका काम क्या था, ये जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है ओजोन का निर्माण यहाँ तक हो गया था। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ था वो 3 फेजेस में हुआ था। तो जैसे सबसे पहली जो फेज थी वो थी आपकी जस्ट फॉर्म फेज। ठीक है, जस्ट फॉर्म फेज। इसमें क्या हुआ था, इसमें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जो थे बहुत ज़्यादा गर्म थे, और बहुत ज़्यादा गर्म थे तो बहुत ज़्यादा हल्के भी थे, बहुत ज़्यादा हल्के थे तो इस तरीके से ये जो है फास्ट तरीके से मूव कर गए अर्थ की ग्रेविटी से, और इवेंचुअली ये कहाँ चले गए, स्पेस में चले गए। तो आपको हाइड्रोजन और जो हीलियम ये बहुत हल्के होने के कारण ये जो अर्थ की जो है हमारे एटमॉस्फेयर से कहाँ चली गई, स्पेस में चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके जस्ट फ्रॉम अर्थ में हाइड्रोजन और जो हल्की हल्की गैसेस थी, हीलियम जैसी थी गैसें थी, वो हमारे स्पेस को जो है हमारी एटमॉस्फेयर से कहाँ चली गई, स्पेस में चली गई। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे हम देखें, अगला जो है हमारी फेज यंग अर्थ है। अब इस यंग अर्थ में क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि अर्थ जो है बहुत ज़्यादा हॉट थी, तो वहाँ से जो वॉल्केनोज थे, वॉल्केनोज से कौन सी गैसेस निकली, आपकी वाटर वेपर निकली, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये आपकी मेन गैसेस यहाँ से निकली थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो कहाँ डिसॉल्व हो गई, आपकी वाटर में डिसॉल्व हो गई। ठीक है, और तो इस तरीके से वॉल्केनो से हमें क्या मिल गई, हमें वाटर वेपर मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और हमें अमोनिया मिली। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये आपकी आपकी बात हो गई यंग अर्थ की। ठीक है, इसके बाद आपका आता है करंट अर्थ। तो करंट अर्थ में क्या है, अब देखो यहाँ पर आपकी जो CO2 हमें मिली थी और जो ऑक्सीजन मिली थी, प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स ऑफ ऑक्सीजन। तो प्लांट्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चालू कर दिया। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद में
वो क्या दिया उन्होंने, ऑक्सीजन दी। तो मच ऑफ द CO2 डिजोल्व इनटू द ओशन, तो मैक्सिमम जो CO2 थी जो आपकी ओशन में डिजोल्व हो गई थी, तो उससे क्या हुआ, बैक्टीरिया डेवलप्ड हो गए। ठीक है, बैक्टीरिया डेवलप्ड हो गए तो उन्होंने क्या किया, जो है सन की लाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके मैक्सिमम अमाउंट में क्या की, ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस की। ठीक है, तो दस ऑक्सीजन बिगेन टू बिल्डअप, इस तरीके से क्या हुआ, ऑक्सीजन बिल्डअप होने लगी एटमॉस्फेयर में, वाइल द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कंटिन्यू टू ड्रॉप। तो इस तरीके से हुआ क्या कि यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे गिरता गया। तो ये आपका प्रोसेस था। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो इस तरीके से वोल्केनो ने इससे जो गैसेज निकली, जैसे आपकी H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ मैक्सिमम डिसॉल्व हो गई, सी वाटर में डिसॉल्व हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट अर्थ है, करंट अर्थ में अब आपका यहाँ पर निर्माण होगा किसका, ऑक्सीजन का। अब होता क्या है, जो आपकी मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ओशन में डिसॉल्व हो जाती है। जब ओशन में डिसॉल्व होती है तो वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। जब बैक्टीरिया डेवलप होते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है प्लस जो आपकी CO2 होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, आपकी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी और CO2 की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है, द एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो जो है अर्थ के सराउंडिंग में जितनी भी गैसेस हैं, वो जो गैसेस हैं वो क्या बनाती हैं, एटमॉस्फेयर बनाती हैं। इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव बाउंड्री बिटवीन द आउटर स्पेस एंड द बायोस्फीयर। ये आपका आउटर स्पेस और बायोस्फीयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके बीच में क्या बनाता है, बाउंड्री का निर्माण करता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जैसे आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ओजोन है। तो इस तरीके से कई सारी गैसेस का ये क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो अब हम बात कर लें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो होता है वो इसमें बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना होता है हमारा एटमॉस्फेयर, गैसेस, वेपर और पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स मतलब जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं पार्टिकुलेट्स। तो द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, इन एडिशन इट कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एरोसोल्स। तो एरोसोल्स क्या होते हैं, एरोसोल्स जो एयर में आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, ये एयर में क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तो उनको हम एरोसोल्स कह देते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि कौन कौन सी गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। जो परमानेंट गैसेज हैं वो आपकी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है 78.08% के जो है वॉल्यूम में पाई जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये कभी कभी आप में आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है। ऑक्सीजन जो है उसके बाद में 20.95, तो कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेटली 21% भी कह देता है। ठीक है, आर्गन इसके बाद पाई जाती है 0.93, फिर आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, या इसको हम 0.4 भी कह सकते हैं। तो कभी कभी 0.4 लिख के आ जाए तो वो भी आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज 0.036 आपको याद रखना है। तो स्टार्टिंग की जो चार हैं वो तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अब जैसे आपको चार ऑप्शन दे दिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें पूछ लेगा कि मिनिमम अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है। तो मिनिमम अमाउंट में ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आर्गन लगा के आ जाते हैं, लेकिन आर्गन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हीलियम और हाइड्रोजन, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हीलियम और हाइड्रोजन में जो अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो ध्यान रखना, हीलियम पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि हीलियम और हाइड्रोजन में जो है इनमें से कौन सी गैसेज जो है वातावरण में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आप ध्यान रखना, हीलियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें क्या बताई, स्टार्टिंग की चार ध्यान रखी, इसके अलावा हीलियम और आप हाइड्रोजन में ध्यान रखिए, हीलियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गैसेस के बारे में बात करें तो आपको पता है कि जो हमारी नाइट्रोजन है मेक्स अप नियरली 99% ऑफ द क्लीन एयर। देखो, तो जो आपकी सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बनाती है, 99% बना देती है, क्योंकि आपको पता है कि 78 ये है और 21 ये है, तो लगभग 99% जो है गैसेस, दो गैसेस से मिलकर बनी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है मैंने बताई थी आपको 21% जो है
पाई जाती है और नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको ध्यान रखना है 0.038 हो गया या 0.036 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किस में यूज होती है आपकी, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में आपका जो है यूज, ग्रीन प्लांट इसको यूज करते हैं, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर। जो हमारे CO2 और वाटर वेपर हैं वो कहाँ तक पाई जाती हैं, अर्थ की सरफेस से अप टू 90 किलोमीटर तक ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर पाई जाती हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट गैस इज आर्गन विच कंस्टिट्यूट ओनली 0.93%। जो थर्ड इंपॉर्टेंट गैस है वो आपकी आर्गन है, जो 0.93% इसकी मात्रा है, ठीक है। अब इसके अलावा ओजोन गैस भी आ जाती है भाई। ओजोन गैस जो होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है, क्यों, क्योंकि ये जो है क्या करती है, बहुत जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं कहाँ से, सन से, उसको ब्लॉक करने का काम करती है। और ये आपकी 20 से 25 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। और इसका आप परसेंटेज ध्यान रख लेना, 0.4 टाइम 0 है, ठीक है, 4 टाइम 0 है 6%। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट गैसेज होती हैं। और अदर गैसेज जो होती हैं वो आपके नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, जैसे जीनोन है, क्रिप्टोन है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये आपकी बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक है। अब देखिए वाटर वेपर का हम बात करें तो वाटर वेपर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ग्लोबल वार्मिंग में भी, और आपका जो है प्रेसिपिटेशन में भी। तो वाटर वेपर क्या है, देखो वाटर वेपर, द वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर रेंजेस फ्रॉम 0 to 5%। अब इसमें क्या होता है, वाटर वेपर वेरी कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड। जो हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं उन पे डिपेंड करता है। पोल्स पे देखोगे तो वहां पर वाटर वेपर कम होगा, जो है अगर आप भूमध्य रेखा पे देखोगे, ट्रॉपिकल एरिया में देखोगे तो वहां पे वाटर वेपर ज्यादा होगा। तो डिपेंड करता है, 0 to 5% हो सकता है, ठीक है। Vapor depends on temperature and therefore it decreases from the equator poleward in response to decreasing temperature toward the pole। तो देखो ये क्या है, ये वाटर वेपर जो है मैंने अभी बताया था आपको, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये क्या करेगा, इट डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर वर्ड्स टू पोल वर्ड। मतलब अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर आपका वाटर वेपर भी कम बनेगा, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द एटमोस्फेरिक वेपर इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की हाइट तक वाटर वेपर पाया जाता है, 90% लगभग ये मान सकते हो। वाटर वेपर क्या करता है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, किसको, जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है वो आपकी शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, तो उसको तो पास कर देता है, ये उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट होता है। बट जो हमारी पृथ्वी यहाँ से ट्रांसफर करती है, जो आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो जब पृथ्वी गर्म होती है, गर्म होने के बाद में जब रात में ठंडी होती है तो वो क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है। इसको हम कहते हैं पृथ्वी का एल्बिडो, अर्थ एल्बिडो। तो उसमें क्या होता है, जब पृथ्वी किसी भी इंसोलेशन को रेडिएट बैक करती है तो उसमें जो वेवलेंथ होती है वो मतलब लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ये आपका वाटर वेपर लेस ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा जब आप पृथ्वी का हीट बैलेंस पढ़ाऊंगा, अर्थ का हीट बैलेंस पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं क्लियरली समझा दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं पार्टिकुलेट मैटर की। तो देखो पार्टिकुलेट मैटर क्या है, जो है मैंने आपको बताया, तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, सूट्स हैं, ओशियन साल्ट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। और ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, किसके लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इनके बिना आपका प्रेसिपिटेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं एक ड्रॉप को बनने के लिए, कंडेंसेशन के लिए। भाई कंडेंसेशन होगा तो किस पे होगा, जब ड्रॉप के फॉर्म में होगा। और ड्रॉप का बेस क्या होगा, ड्रॉप का बेस जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, जैसे सैंड पार्टिकल्स है, पोलन ग्रेन्स हैं, या आपके साल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, यही आपका बेस प्रोवाइड करते हैं एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो दीज हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, जो पार्टिकुलर मैटर होते हैं ये आपके जो सन की लाइट आती है तो उसको स्कैटर्ड करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ तो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है डिफरेंट जो कलर मिलते हैं,
किसके आपके हमारे जो स्काई में जैसे स्काई ब्लू कलर है और डिफरेंट टाइप के जो रेड है सनसेट जो होता है आपका रेडिश टाइप का होता है। तो ये जो कलर मिलते हैं वो ड्यू टू द पार्टिकुलेट मैटर्स मिलते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर मैटर नहीं होंगे तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, तो इस तरीके से जो हमारा आसमान जो हमें ब्लू दिखाई देता है ना, तो वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो द स्काई appears blue in due to the selective scattering of solar radiation due to the dust particles. Salt particle become hygroscopic nuclei and thus help in the formation of water drops. मैंने बताया था जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ये बन जाते हैं और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसके फॉर्मेशन में, वाटर ड्रॉप के फॉर्मेशन में, क्लाउड के फॉर्मेशन में एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। अब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है, आप एक बेस मान लीजिए भाई, किसी भी चीज को रहने के लिए बेस चाहिए होता है ना, तो ये क्या होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है। जैसे ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस का हो सकता है, साल्ट का हो सकता है, डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकती है, जो आपका फ्री एयर में मूव करता रहता है और उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉप जो आकर के बनती है, ठीक है। क्योंकि वाटर ड्रॉप के लिए क्या चाहिए, एक बेस चाहिए और वही बेस जो होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर जो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने तीन चीजें देखी थी। पहली देखी थी हमने गैसेस, फिर हमने देखा था वेपर और तीसरा था पार्टिकुलेट मैटर। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोजिशंस होती हैं, डिपेंड ऑन द डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर वेरिएशंस में अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो हम अगर हम कंपोजिशन के बेस पे देखें तो इसको हम दो लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो लेयर है उसको हम होमोस्फेयर कहते हैं, दूसरा है हेट्रोस्फेयर। तो देखो होमोस्फेयर जो होता है ना, उसमें आपके बेसिकली तीन रीजन होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, ठीक है। तो नीचे के जो तीन होते हैं उनको हम होमोस्फेयर कहते हैं, क्योंकि वहां पे जो गैसेस का मिक्सचर होता है ना कहीं सेम होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस थ्रू आउट द सेम होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम इसको होमोस्फेयर कह देते हैं। द कंपोजिशन ऑफ एयर इज द सेम थ्रू आउट दीज थ्री रीजन। यहाँ पे एयर का कंपोजिशन जो होगा वो यहाँ पर सेम होता है, इसीलिए हम इसको होमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और सबसे निचली वाली जो लेयर होती है जो अर्थ की पास में होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके ऊपर वाली लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जो कि हमारी मिडिल लेयर होती है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो होती है उसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। तो इन दैट अब देखो हेट्रोस्फेयर में को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जैसे कि हमने होमोस्फेयर को बांटा था ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ऐसी हेट्रोस्फेयर को हमने दो भागों में बांट दिया, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो रीजन्स होते हैं ये आपके आउटर स्पेस के रीजन होते हैं, ठीक है। दीज टू रीजन्स आर कंसिडर्ड आउटर स्पेस रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैसेस होती हैं इवनली मिक्स्ड नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसको हेट्रोस्फेयर कहते हैं। अब द थर्मोस्फेयर इज द बॉटम रीजन ऑफ द हेट्रोस्फेयर और जो आपका एक्सोस्फेयर होता है वो आपका ऊपर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लें कि होमोस्फेयर जो होता है वो अर्थ की सरफेस से कहाँ तक होता है। तो बेसिकली 80 किलोमीटर तक देखा जाए तो हमारा होमोस्फेयर पाया जाता है और आपका जो हेट्रोस्फेयर है वो आपका 80 किलोमीटर से लेकर के लगभग 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर की अपर लिमिट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो आपका मैक्सिमम 480 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जब कोई भी चीज जाएगी तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आपका नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 480 किलोमीटर तक जो है पाया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम आउटर स्पेस में जाएंगे तो आउटर स्पेस में आपको कौन कौन सी गैसेस मिलेंगी, हाइड्रोजन मिलेगी और आपकी हीलियम मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बेस्ड ऑन द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज के आधार पर हम एटमॉस्फेयर को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 5 भागों में बांट रखा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं और आपका लास्ट वन है एक्सोस्फेयर। तो ये चीज आपने पढ़ी भी होगी, आप इसको ध्यान भी रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, तो जहाँ पे देखो सबसे नीचे जो है आपका ट्रोपोस्फेयर है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर आपका मेसोस्फेयर है, फिर आपका थर्मोस्फेयर है, फिर आपका एक्सोस्फेयर है। ये आपके बेस्ड ऑन टेम्परेचर है, ठीक है। तो मैं अभी इसको आगे समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगला है, अब देखो ट्रोपो, एक एक करके बात कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या होती है, लोअर मोस्ट लेयर होती है, सबको पता है। ये जो है 18 किलोमीटर होती है ऊंचाई इसकी इक्वेटर पे, और 13 किलोमीटर होती है मिड लैटिट्यूड पे, और लगभग 8 किलोमीटर होती है पोल्स पे। तो ध्यान रखना 18 किलोमीटर जो होगी इसकी
ऊंचाई होगी इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर होगी पोल्स पे। ये लगभग यहाँ पे 90% ऑफ द टोटल मास जो होता है एटमॉस्फेयर का वो इसी रीजन में होता है, क्योंकि इसी रीजन में आपकी जो एयर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो और जितनी भी फेनोमेना होती है, जैसे आपका वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल, क्लाउड्स का बनना, आंधी तूफान, जो भी सब चीजें होती हैं वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में ही आती है। तो इसकी एक क्वालिटी ये है कि यहाँ पे क्या है, अगर आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, विद इन इंक्रीज इन हाइट। ध्यान रखना, जितना ऊपर जाओगे उतना आपका टेम्परेचर कम होता है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, द एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज कॉल्ड इन नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। तो नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या हुआ कि ऊपर जाने पर अगर आपका टेम्परेचर घट रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट कहेंगे। और ये कितनी होती है, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। यानी ऊपर की तरफ अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस की रेट से क्या होगा, आपका टेम्परेचर कम होगा। द लोकल रेट ऑफ डिक्रीज इज कॉल्ड द लोकल लैप्स रेट। जो लोकल रेट ऑफ डिक्रीज होती है उसको हम लोकल लैप्स रेट कहते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर अटेंड इन दिस लेयर इज -57 डिग्री। यहाँ पे जो आपका मिनिमम टेम्परेचर जो अटेंड किया गया है वो आपका -57 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है मिला है अभी तक का टेम्परेचर। अब देखो, जब ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है तो वहां पे एक लेयर पाई जाती है ट्रोपोपोज। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। इट एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर इज मार्क्ड बाय ए कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन जो आपकी ट्रोपोपोज होता है वहां पे जो आपका टेम्परेचर जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ग्लोब विद अप टू 50 किलोमीटर। तो ये क्या है, आपकी 50 किलोमीटर तक की हाइट तक पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। और इसमें इसकी विशेषता क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ऊंचाई के बढ़ने पर। जैसे आपने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के बढ़ने पर टेम्परेचर जो है कम हो रहा था, टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में ऊंचाई के बढ़ने पर टेम्परेचर जो है अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर पाए जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को जो है कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो एब्जॉर्ब करने के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और दिस लेयर इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओजोनोस्फीयर। मतलब यहाँ पे क्या होती है, ओजोन पाई जाती है। और ओजोन एब्जॉर्ब द हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मैंने बताया ना कि ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। बिकॉज ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन द टेम्परेचर ऑफ द लेयर इज इंक्रीज। इसके कारण क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देखो ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कितने हाइट तक है, 10 किलोमीटर तक है। 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की हाइट तक क्या पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। और मीजोस्फेयर आपका 50 टू 80 किलोमीटर तक की हाइट पर पाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं मीजोस्फेयर की। द मीजोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 50 टू 80 किलोमीटर। द टेम्परेचर अगेन डिक्रीज इन दिस लेयर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर फिर से ऊपर की तरफ जाने पर डिक्रीज होने लगता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अभी तक ट्रोपोस्फेयर में -57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, यहाँ पे और कम पहुंच गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मीजोस्फेयर जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक। आगे हम बात करेंगे थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर जो होती है 80 से 480 किलोमीटर तक होती है। और इसमें क्या होता है, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ने लगता है। फिर से अगेन यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर जो है आपका एक गर्म जो है स्फीयर होता है, गर्म रीजन होता है, ठीक है। आगे हम बात करें आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्या होता है, दिस इज द जोन containing charged particles called ions. It lies from the upper mesosphere to the thermosphere. तो यहाँ पे जो है ये आयनोस्फीयर, जो हम थर्मोस्फीयर को हम आयनोस्फीयर भी कह देते हैं, क्योंकि ये रीजन जो आयनोस्फीयर जो होता है थर्मोस्फीयर में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पे जो होते हैं पार्टिकल जो होते हैं आपके आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज एंड शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। क्यों आयनाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं कॉस्मिक रेज को। जो सन से जो रेज आ रही है ना, उसमें कॉस्मिक रेज भी होती हैं, उसमें गामा रेज भी हैं, एक्स रेज भी हैं।
और सन की जो रेज़ होती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इनको एब्ज़ॉर्ब करने के बाद में क्या होते हैं, पार्टिकल आयनाइज़्ड हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इसको आयनोस्फीयर भी कहा जाता है और इसी वजह से इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एब्ज़ॉर्ब करती हैं सन की हीट को, ठीक है? और ये लेयर अबव दिस लेयर uh, it means above 480 kilometer atomic oxygen is prevalent, and beyond that first helium is more common than hydrogen atoms are predominate। तो देखो यहाँ पे अगर हम आयनोस्फीयर के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा हीलियम, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, हीलियम और हाइड्रोजन में से सबसे पहले आपको हीलियम मिलेगी, फिर उसके ऊपर जाकर के आपको हाइड्रोजन मिलेगी। ये क्वेश्चन आपका इस बार यूजीसी नेट पर पूछा गया था, सोचिए तो कितना डीप जो है डेप्थ से ये पूछ लेते हैं, ठीक है? तो अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो सबसे पहले आपको हीलियम मिलेगी, फिर आपको हाइड्रोजन मिलेगी। द आयनोस्फीयर इज अ डीप लेयर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स विच आर कॉल्ड आयंस। तो आयनोस्फीयर क्या है, इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट एड्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसी के द्वारा जो होता है हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है? क्योंकि ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को बैक टू द अर्थ। और इट इज आल्सो नोन फॉर इट्स ऑरल डिस्प्लेस सच एज नॉर्दर्न लाइट्स दैट डेवलप व्हेन चार्ज एटॉमिक पार्टिकल्स फ्रॉम द सन आर ट्रैप्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ नियर द पोल्स। तो अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो सन की जो रेडिएंट हीट होती है ना, तो वो क्या करती है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है या उसको पृथ्वी तक नहीं आने देता, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है वो बची रहती है सन की बहुत ज़्यादा हीट से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये ट्रैप करता है सन की लाइट को, तो जो हमारा आयनोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर में वो तो उसमें तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पे एक लाइट उत्पन्न होती है, तो उसी को आप कहते हैं नॉर्दर्न लाइट। ये एक फेनोमेना है, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो, ठीक है? ऑरल डिस्प्लेस जो है डाल के सर्च करना नॉर्दर्न लाइट, तो आपको दिख जाएगी। ये फेनोमेना आपको नॉर्दर्न एरिया में मिलती है, ठीक है? आगे हम बात करें एक्सोस्फीयर के बारे में, तो एक्सोस्फीयर क्या होती है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर होती है, और गैसेस जो होती है यहाँ पे बहुत कम होती है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी ना के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, और आपका मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर्स में आपके जो मीटियोर्स वगैरह होते हैं वो यहीं पे आकर के आते हैं, यहाँ पे आकर के जल करके राख हो जाते हैं, और कुछ जो है आपके पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। फिर आपका थर्मोस्फीयर है, यहाँ पे आपका थर्मोस्फीयर में क्या होगा, आपका जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत कम होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये कुछ-कुछ क्वालिटीज़ हैं हमारी लेयर्स की। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी छूट गए हैं, अ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो वो मैंने इस पीडीएफ के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर देखा जाए जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन आपका मेजर कंपोनेंट है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, और आपका नियॉन है, हीलियम, हाइड्रोजन है, ज़ीनॉन है। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं कंस्टिट्यूएंट वाइज़, ठीक है? तो हमारी जो एयर में आपके ये सब पाए जाते हैं। अगर हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम देखें तो आपका वाटर वेपर ज़्यादा होता है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपका मीथेन है। तो आप ऊपर के 3 ज़रूर याद कर लेना, ठीक है? अब हम देखो, हमने क्या किया था, अभी हमने देखा था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो कई सारी गैसेस से मिलके बना है, तो थोड़ी-थोड़ी पॉइंट जो कुछ छूट गए थे, उन पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी गैस आती है वो है ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन आपको पता है कि ये हमारे रेस्पिरेशन में जो है बहुत ज़्यादा और कंबशन में हेल्प करती है, ठीक है? इसके अलावा इसका जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो जब यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन फॉर अंडर वाटर रेस्पिरेशन में, ठीक है? और आपके माउंटेनियर्स जो होते हैं, जब ऊपर जाते हैं माउंटेन्स पे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और भी कई जगह पे आपकी ये ऑक्सीजन यूज़ की जाती है। इसके बाद देखो, नाइट्रोजन जो होती है आपकी 78% वॉल्यूम में है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन ऑब्टेंड की जाती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेंड की जाती है, जो आपको नाइट्रोजन साइकिल में मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो आपको ईवीएस में पढ़ाऊँगा मैं, एनवायरनमेंट में, ठीक है? इसके अलावा जो है इंडस्ट्रीज़ में अगर इसका जो प्रोडक्शन होता है नाइट्रोजन का, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा होता है, और नाइट्रोजन इज़ प्रेज़ेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज़्म लाइक न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में ये पाई जाती है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी में, जो प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, उसमें भी आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है?
इसके अलावा फर्टिलाइज़र में यूज़ होती है, मेडिसिन में यूज़ होती है, ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक? और इसके अलावा हम देखें जो है आपकी जो 2 हमारी परमानेंट गैसेज़ थी, कौन-सी जो परमानेंट थी? एक तो आपकी ऑक्सीजन थी और एक आपकी नाइट्रोजन थी। ये आपकी परमानेंट गैसेज़ हैं, ये आपकी कभी चेंज नहीं होती है। इनका जो कह सकते हो कि इनका परसेंटेज रहता है वो फिक्स रहता है, ठीक है? लेकिन जो हमारी वेरिएबल गैसेज़ हैं, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये चेंज होती रहती है। इट डिपेंड्स ऑन द कि हम किस तरीके से जो है अपनी पृथ्वी के संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, वेरिएबल गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ट्रेस गैस, इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट विद अ कंसंट्रेशन ऑफ जस्ट 0.04%, या हम कह सकते हैं 0.038% या 036%, कहीं-कहीं जगह पे अलग-अलग लिखा होता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ अभी इसी वीडियो में, ठीक है? तो इसके एप्लीकेशंस क्या है? क्वेंचिंग ऑफ फायर, मतलब आग को बुझाने के लिए ये यूज़ की जाती है। और कभी ये आपका फर्टिलाइज़र यूरिया में भी यूज़ की जाती है, और फ्रोज़न फूड्स, क्योंकि ये ड्राई आइस के फॉर्म में भी इसको हम स्टोर कर सकते हैं, तो फ्रोज़न फूड्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपकी है आर्गन, आर्गन आपकी 0.93% है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और इसका जो यूज़ होता है वो आपका ग्रेफ़ाइट फर्नेसेस में यूज़ होता है टू प्रिवेंट द कंबशन ऑफ ग्रेफ़ाइट। ग्रेफ़ाइट की कंबशन को रोकने के लिए वहाँ पे आर्गन का यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा देखो वाटर वेपर, ये आपकी इंपॉर्टेंट गैसेज़ है। उधर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इधर आपकी वाटर वेपर। वाटर वेपर जो होती है, डिपेंड करती है 0.01% से 4.24% तक पाई जाती है। मैंने आपको बता ही दिया था कि ये आपकी डिपेंड करती है कि आप इक्वेटर पे हो या आप पोल पर हो। तो पोल पे ये आपकी कम पाई जाती है, ठीक है? और इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको मैंने सारे बता ही दिए हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, बट लेस ट्रांसपेरेंट होती है फॉर आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के लिए, ठीक है? और ये आपकी जो है इसकी वाटर वेपर जो बेसिकली यूज़ की जाती है, इसमें हॉट एयर बलून्स में यूज़ की जाती है, बिकॉज़ ये आपकी एयर से कैसी होती है? हल्की होती है। इसको हम लिफ्टिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है? डस्ट पार्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये सब मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी ओज़ोन के बारे में हमने कम बात की, तो ओज़ोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी 10 से 50 किलोमीटर तक के बीच में पाई जाती है। ये क्या करती है? फ़िल्टर करती है किसको? यूवी रेडिएशंस को, और आपके यूवी रेडिएशंस को एब्ज़ॉर्ब भी करती है। कुछ फ़िल्टर करके हमारी अर्थ पे भेज देती है, कुछ आपका एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। ठीक है? अगर हम देखें करंट कुछ अपडेट देखें, तो आपको पता है कि जो है विश्व ओज़ोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, और रिसेंटली एक न्यूज़ ये आई थी कि आपका जो ओज़ोन होल तो वैसे आपका अंटार्कटिका पे है, और अंटार्कटिका के अलावा ये देखा गया है कि आपका ट्रॉपिकल जो रीजन है, ट्रॉपिक्स में है, ट्रॉपिक्स मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच में भी आपका एक ओज़ोन होल पाया गया है, ठीक है? और एज पर द स्टडी ट्रॉपिकल ओजोन होल इज ऑलमोस्ट 7 टाइम्स लार्जर देन द होल ओवर अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका पे होल है ना, ठीक है, उससे 7 टाइम्स बड़ा होल है, ठीक है? तो ये कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारी अर्थ के लिए, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती जा रही है। द ट्रॉपिकल ओजोन होल मेक्स अप 50% ऑफ द अर्थ सरफेस, कुड कॉज ए ग्लोबल कंसर्न ड्यू टू द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद इट। अब यहाँ पे देखिए ओजोन क्या करती है, आपका अल्ट्रावायलेट रेज का एब्जॉर्प्शन करती है, तो उससे कई सारी बीमारियां, जैसे आपके कैंसर है, स्किन डिजीज होती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा जो हाई टेम्परेचर जो होता है यूवी रेडिएशंस का, उसको जो है एब्जॉर्ब करके एक अच्छा रेडिएशन हमारी पृथ्वी पर भेजती है। अगर वो नहीं होगी, तो इससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है? और अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर ओजोन डिप्लीशन। अब देखो पोलर रीजन पे क्या होते हैं ना, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं? वो क्लाउड्स होते हैं जो लो टेम्परेचर के कारण बनते हैं, ठीक है? ये आपके हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स होते हैं, फॉर्म एट वेरी लो टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम कहाँ होगा? पोलर पे होगा, तो वहीं पर ये क्या बनते हैं? वहां पर ये आपके स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन जाते हैं, और ये आपके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे? दे प्रोवाइड a surface which converts benzene forms of chlorine into reactive and ओजोन डिस्ट्रॉइंग फॉर्म्स। तो ये क्या करते हैं? एक सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो क्लोरीन को एक रिएक्टिव उसमें कन्वर्ट कर देता है। फिर इससे क्या होती है? हमारी ओजोन जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है? दे रिमूव नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को भी रिमूव कर देते हैं, विच मॉडरेट द डिस्ट्रक्शन इम्पैक्ट ऑफ क्लोरीन। जो क्या करता है? जो क्लोरीन का डिस्ट्रक्टिव
जो बिहेवियर होता है उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओजोन के डिप्लीशन में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, पोल्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओजोन होल के बारे में बात कर लें, डिप्लीशन ऑफ ओजोन होल इन ए रीजन ऑफ ओजोन लेयर स्पेशली ओवर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। तो ओजोन होल आपको पता ही है कि आपका अंटार्कटिका और कहाँ पाया जाता है, आर्कटिक में पाया जाता है। दैट द डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन बाय सीएफसी एंड द अदर कंपाउंड सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 एंड कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो ये आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके ओजोन के डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। तो CFC हो गए और आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और कार्बन टेट्राफ्लोराइड भी हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ओजोन लेयर को नापने की जो यूनिट है उसको हम डॉप्सन यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा ओजोन के लिए जो है आपके कुछ कन्वेंशंस हुए थे ओजोन के डिप्लीशन को रोकने के लिए। तो एक आपका वियना कन्वेंशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटेक्शन जो आपका फाइनलाइज हुआ था वो 1987 में हुआ था। ठीक, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस यही आपसे पूछा जाएगा। एक आपका किगाली अमेंडमेंट भी है टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट हैज़ बीन अडेप्टेड टू द फेज डाउनर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ HFCs। तो एक किगाली अमेंडमेंट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, उनके प्रोडक्शन को कम किया जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। होमोस्फीयर के बारे में मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता ही दी है। और आपका यहाँ पे जो बेस्ड ऑन द चेंज इन टेम्परेचर भी मैंने आपको बता दिया था, 5 टाइप्स के होते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको मोस्टली चीज़ें यहाँ पर बता चुका हूँ। और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो मैंने बताया था कि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर जो है कम होता है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है और ट्रोपोस्फीयर में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर में आपका बढ़ता है, फिर आपका यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। फिर मेसोस्फीयर में टेम्परेचर आपका कम होता है। ठीक है, फिर आपका जो है मेसोपोज में देखा जाए तो कांस्टेंट रहता है। फिर आपका थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता हुआ ही चला जाता है। तो ये डायग्राम आपका वही समझा रहा है। यहाँ पर आपका एल्टीट्यूड है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि नेक्रियस क्लाउड्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो नेक्रियस क्लाउड जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। इट इज अ हाई एल्टीट्यूड लेयर क्लाउड विद एन इरिडिसेंट अपीयरेंस सिमिलर टू द हाई एल्टीट्यूड सीरियस क्लाउड। तो क्लाउड्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कितने टाइप के क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, और ये तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो नेक्रियस क्लाउड्स हैं ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। इसको हम पर्ल क्लाउड भी कहते हैं या इसको हम आइस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड भी कहते हैं। ये आपके कॉमन होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में मोस्टली ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैंने थर्मोस्फीयर के बारे में आपको बता ही दिया था। ठीक है, क्योंकि यह थर्मोस्फीयर में ही आपका आयनोस्फीयर होता है और आयनोस्फीयर से क्या होती है, जो रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है वो इसी लेयर के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, और जो ऑरोराज जो होते हैं वो आपके इसी में पाए जाते हैं, इसी लेयर में आपके पाए जाते हैं। जैसे आपका ऑरोरा बोरियालिस हो गया, या उसको हम नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं। एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोरियालिस जो होता है वो नॉर्दर्न की साइड में होता है, और आपका ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो होता है वो आपका सदर्न पोल की तरफ होता है, या आप कह सकते हो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और आई थिंक मैंने यहाँ पर आपके सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।